Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए योगी की सरकार में कॉरिडोर बना। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन सुगम हो गए। अब दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो साथ साथ काशी रेलवे स्टेशन के नए मॉडल के काम ने भी अब रफ्तार पकड़ ली। लेकिन इस रफ्तार ने काशी के कुछ भाईजान को परेशान कर दिया है। वजह है बुलडोजर। योगी के 5 पहलवानों ने सरकारी जमीन पर बनी 200 साल से कब्जा जमा एक मस्जिद को रातों रात वहां से गायब कर दिया। और जानते हैं इसमें कितना समय लगा? सिर्फ 22 मिनट। मस्जिद की तो बात छोड़िए, मस्जिद का कोई अवशेष भी नहीं है। क्या कहें कि सरकार जो है क्या करना चाहती है, क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह जाने। मैं तो क्या बताऊं कि मेरी शहादत हो जाए, मर जाए, वो बेहतर है ये ना बेहतर है जो हम देख रहे हैं। भाईजान मरने की बात कर रहे हैं, भाईजान शहादत को तैयार हैं, भाईजान वजूद का सवाल उठाने लगे, क्योंकि बीती रात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 बुलडोजरों ने ब्रेक सीधे वाराणसी के रात घाट इलाके में लगाई, ठीक अजगैब शहीद मस्जिद के सामने। 5 बुलडोजर यहां आधी रात 12 बजे पहुंच गए और 22 मिनट के अंदर 42 फीट ऊंची 200 साल पुरानी अवैध मस्जिद को गायब कर दिया। 200 साल पुरानी मस्जिद है और उसी को लेकर यहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है। तमाम यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो यहाँ नमाज अदा करते थे, लेकिन अब चूंकि इसको बुलडोजर से ढहा दिया गया तो अब यहाँ पर पूरा कैंपस खाली हो चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं। भीतर आप देखेंगे तो मजदूर यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती है। जो अवैध मस्जिद 200 साल से सरकारी जमीन कब्जाए खड़ी थी, उसे योगी प्रशासन के बुलडोजर को हटाने में 1320 सेकंड लगे। रात के अंधेरे में 5 बुलडोजर ने फुर्ती से अपना काम शुरू किया और 23वें मिनट में काम खत्म कर वापसी भी कर। सुबह आसपास के मियां भाई नमाज पढ़ने पहुंचे तो उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। अवैध मस्जिद की जगह सिर्फ हरा जालीदार कपड़ा लटका मिला। रात को मस्जिद छोड़कर गए थे, सुबह उसका नामो निशान तक नहीं था। वहां कुछ बचा था तो समतल जमीन जो 200 साल पहले हुआ करती थी। यहां तक कि मस्जिद का मलबा तक नहीं मिला। ये देख मियां भाई ने योगी प्रशासन के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमारी सरकार है, हम आपका खैर मकदम करते हैं, लेकिन 2 बजे रात को लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये अफसोस की बात है। हम क्या कहना चाहेंगे साहब, हमारा तो कोई दिमाग नहीं। घर से निकले तो थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जब वहां मस्जिद नहीं मिली तो अतिक्रमण करने वाले भाईजान सरकार को लीगल इल्लीगल का पाठ पढ़ाने लगे। मलबा भी गायब है। अगर लीगल तरीके से तोड़ते तो कोई डर नहीं थी ना, वो तो दिन में करते, आधी रात को तो करते नहीं। अब हम लोगों का जो है क्या, हम लोगों का वजूद मिटाना चाह रहा है। हम लोगों का सारा जो है जितना भी है धर्म स्थल, मस्जिद, मदरसा, ये दिन रो रहा है, खुदा का गवाह है, क्या समझो और क्या होगा ये अल्लाह जाने। जिस जमीन पर 2 सदियों से मियां भाई मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण करके बैठे थे, वो जमीन काशी रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। इसका खुलासा तब हुआ जब 2024 में काशी मॉडल रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट आया। इसके तहत जमीन की पैमाइश कराई गई तो मस्जिद के अवैध होने का पता चला। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा मस्जिद के मुतव्वली से जमीन खाली करवाने को कहा, लेकिन मुतव्वली ने जमीन खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन फैसला रेलवे के पक्ष में आया। रेलवे की जीत और मस्जिद मुतव्वली की हार के बाद नोटिस थमाए गए। इसके बावजूद जब रेलवे की जमीन खाली नहीं हुई तो आधी रात बुलडोजर आया। वैसे जो लोग अवैध मस्जिद के लिए रोना रो रहे हैं वो शायद भूल गए कि यहाँ एक हनुमान मंदिर भी था, वो भी प्रशासन की नजरों में अवैध था, तो बुलडोजर ने उसे भी हटाने में देर नहीं की। स्थानीय हिंदुओं के मुताबिक जमीन हथियाने के लिए यहाँ धीरे धीरे अवैध कब्जे को पक्का किया गया था। पहले छोटी मजार थी, बाद में उस जगह को कब्जा कर 42 फीट ऊंची मस्जिद खड़ी कर दी।
मजार बाबा की मजार थी, वो पेड़ के नीचे मजार थी, वहीं लोग पूजा वूजा करते थे। अब धीरे धीरे लोग अपना मस्जिद बनाना चालू किए, अब तो चालू हुआ है। वैसे योगी का बुलडोजर जब चैन से काम करना चाहता है, उसे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। इसीलिए अब अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने के लिए योगी का बुलडोजर आधी रात को ही निकलना पसंद करता है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। तो बुलडोजर को जो करना था वो 22 मिनट के अंदर करके आधी रात अपने नए मिशन की तरफ चला भी गया। लेकिन भाईजान के आंसू हैं कि थम नहीं रहे। लेकिन भाईजान को यह समझना होगा कि अजगैब शहीद मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी थी, इसलिए उसे बुलडोज किया गया। 200 साल से एक मजार से यहां एक बड़ी मस्जिद बना दी गई थी। अब खाली की गई जमीन पर एक आधुनिक मल्टी इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में इसे विकसित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य रेल, बस और जल परिवहन को जोड़कर यात्रियों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। काशी रेलवे स्टेशन चूंकि गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसे नमो घाट और दूसरे घाटों से भी जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में यातायात का जो अभी अत्यधिक दबाव है, वो दबाव कम होगा और देश विदेश से काशी आने वाले पर्यटक सुविधाजनक घूम फिर पाएंगे। तो चाहे पूर्वी यूपी हो या फिर पश्चिमी यूपी, योगी का बुलडोजर कब्जा गैंग के खिलाफ दिन रात काम में जुटा हुआ। हर जगह भाईजान ने धर्म के नाम पर कब्जा कर रखा है ताकि कोई कब्जे को खाली ना करा सके। लेकिन यूपी में जहां कब्जा, वहां बुलडोजर की ड्यूटी है। गाजियाबाद में कट्टरता की फैक्ट्री को मिट्टी में मिलाने का काम बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। मदरसा जामिया अरबिया इशातुल इस्लाम स्थित कल्लूगढ़ी रास्ता परगना तहसील व जिला गाजियाबाद ने 1 हेक्टेयर पर पक्का निर्माण व पार्क बनाकर वर्ष 2021 से अवैध अतिक्रमण किया है। 5 बुलडोजर भाईजान के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला रहे। बुलडोजर ने सबसे पहले खंभे पर प्रहार किया। इसके बाद 5 बाहुबली बुलडोजर इस मदरसे पर टूट पड़े। लेफ्ट राइट चारों तरफ से बुलडोजर ने इसे तोड़ना शुरू किया। खंभे के बाद इसकी छत को उठाया। देखिए लाइन से ये 5 जेसीबी मशीन, ढीले पंजे का कहर अवैध मदरसे पे चल रहा है। करीब 12 एकड़ की जमीन पर ये 12 बीघे की जमीन पर ये मदरसा ये फैला हुआ था। 2021 से ये मदरसा जो कल्लूगढ़ी इलाके में ये चल रहा था। पूरा इलाका मुस्लिम बहुल इलाका था। योगी के बुलडोजर ने सालों से खड़े इस अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाने में लिया सिर्फ 60 मिनट। तस्वीरें गाजियाबाद के डासना की है। बुलडोजर अपना काम शुरू करे उससे पहले इस अवैध मदरसे को खाली करा लिया गया था। भाईजान कहीं माहौल ना खराब कर दे, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यूपी पुलिस और आरएएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। पूरी तैयारी के बीच बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। चूंकि बता दूं कि मुस्लिम बहुल इलाका है और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह की यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। इसके बाद यहाँ पर बाहुबली बुलडोजर सायरन के साथ लाल बत्ती वाली गाड़ियों के सुरक्षा घेरे में इस अवैध कब्जे को तोड़ने पहुंचा। ग्राम सभा की करीब 15 एकड़ जमीन पर भाईजान कब्जा किए हुए थे। मदरसा पिछले 3 सालों से बंद था, लेकिन बिल्डिंग खड़ी थी। बुलडोजर एक्शन से पहले कब्जे के आरोप में मदरसा संचालकों पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था, लेकिन नोटिस और जुर्माने के बाद भी मदरसे को गिराया नहीं गया। आखिरकार मेहनत के लिए योगी के पीले पहलवान को आना पड़ा। सरकारी जमीन पे यहाँ पे बिल्डिंग बनाई हुई थी, इस पे कब्जा था। इसका तहसीलदार न्यायालय से इसका ऑर्डर हुआ जिसमें कि ये अवैध बिल्डिंग पाई गई सरकारी जमीन पे और इसमें तहसीलदार न्यायालय से डिमोलिशन के ऑर्डर हुए थे। इसके क्रम में आज इस बिल्डिंग को डिमोलिश कराया गया है।
बुलडोजर तो गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में भी डेरा डाले हुए हैं। कई बुलडोजर लाइन में खड़े हैं। किसी भी वक्त ऑर्डर मिलते खोड़ा में घुस जाएगा बुलडोजर। खोड़ा में अवैध रूप से चलने वाले इन मदरसों पर बुलडोजर एक्शन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 अवैध मदरसों को सील किया गया था। आज इसी क्रम में उन दोनों मदरसों पे FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को नामित किया गया है। ये मदरसे अल्पसंख्यक विभाग की बिना अनुमति के संचालित थे और ना ही इनका कोई पंजीकरण था। योगी का बुलडोजर किसी से भेदभाव नहीं करता। योगी का बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चलता, बल्कि अवैध कब्जा देखकर चलता है। बुलडोजर मस्जिद, मदरसा या फिर मंदिर नहीं देखता। बुलडोजर हिंदू मुसलमान नहीं देखता, वो सिर्फ अवैध कब्जा देखता है। कानपुर में मंदिर के पुजारी ने मंदिर के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा था, उसे भी बुलडोजर ने साफ कर दिया। कट्टरपंथियों को ये तस्वीर देख लेनी चाहिए, जो पहले अवैध कब्जा करते हैं, फिर मदरसा मस्जिद बनाते हैं और तोड़े जाने पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। योगी का मैसेज साफ है, जहां अवैध कब्जा होगा वहां बुलडोजर जरूर पहुंचेगा और उसे कब्जे को मिट्टी में जरूर मिलाएगा। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यूपी में मियां भाई के अवैध कब्जे की सफाई बुलडोजर मिशन में चल रही है। मियां भाई को बुलडोजर यह बता रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भाईजान के अवैध कब्जे पर शहर शहर बुलडोजर चल रहा है। आधी रात को वाराणसी में मस्जिद पर बुलडोजर चला, तो गाजियाबाद में दिन में बुलडोजर एक्शन। गाजियाबाद के डास्ता में भाईजान 1 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध मदरसा बना दिए। नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं कर रहे थे, तो आज पीले पंजे में इनका काम तमाम कर दिया। बुलडोजर तो बागपत में भी चला है, वो भी एक जगह नहीं चला बल्कि 2 जगहों पर चला है। बुलडोजर ने पहले अवैध तरीके से बनाए जा रहे निर्माणाधीन मदरसे को ढाया, इसके बाद बारी आई अवैध मस्जिद की। बुलडोजर ने सबको समतल सपाट कर दिया। गलत काम का हमेशा नतीजा गलत ही होता है। एक अपराधी का साथ देना या फिर उसकी हिमायत करना बिल्कुल गलत है, और यही काम मेरठ के अमन खान ने कर दिया। गाजियाबाद के खोड़ा में अपराधी असद के एनकाउंटर के विरोध में उसने सोशल मीडिया के जरिए धमकाने की कोशिश की। फिर तो उसके लिए योगी फोर्स को 90 डिग्री मॉडल लॉन्च करना पड़ा। क्या है ये 90 डिग्री मॉडल, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। इन्होंने अपने किए की भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इन सब में एक और चीज कॉमन है। इन सब के ऊपर 90 डिग्री मॉडल प्रयोग हुआ। कभी अकड़ दिखाने वाले ये धमकीबाज, ये शोहदे अब 90 डिग्री झुक गए हैं। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। उनके साथ वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। योगी फोर्स की 90 डिग्री मॉडल का ताजा शिकार हुआ अमन खान। 2 पुलिस वालों के सहारे चल रहे अमन खान ने क्या किया ये बताएं। उसके पहले सुनिए कि इस हालात में अमन खान क्या कह रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 28 तारीख को, वो मैंने इंस्टाग्राम पे छोड़ दी। अब जिसको भी मेरे से कोई तकलीफ हो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये आज के बाद कोई मेरे से गलती नहीं होगी। माफी मांगने में दर्द है, सीना झुका है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा था तब बहुत अकड़ कर चल रहा था। मेरठ के अमन खान ने दोनों हाथों में चाकू ले रखा है। रील के साथ जो लाइनें लिखी हैं उसे ध्यान से पढ़िए। पिछले हफ्ते गाजियाबाद में हिंदू युवक सूर्या की असद और उसके साथियों ने घेरकर चाकू से हत्या की। आरोपी असद ने योगी फोर्स पर हमला किया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने असद को एनकाउंटर में ढेर किया। उसी हत्यारे असद के एनकाउंटर के विरोध में मेरठ के अमन ने अपनी रील बनाई। रील बनाने के मकसद 2 ही थे, यूपी पुलिस को धमकाना और लोगों को उकसाना। अपनी सोशल मीडिया रील के बहाने समाज में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इसके गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 टीमें लगाई गई थी। अंततः इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के पश्चात इसका नाम अमन प्रिंस सन ऑफ अशरफ, जो कि रहने वाला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, ये होना पाया गया। इस संदर्भ में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। 90 डिग्री के अलावा योगी फोर्स ट्रायंगल मॉडल पर खूब काम करती है। ये ट्रायंगल मॉडल है कान पकड़कर माफी।
कभी महिलाओं बहनों को अपनी बहन मानते हैं, कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं। नाम है उजैर अहमद और तबरेज। इन दोनों को अपने किए की माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि इन्होंने यूपी में लक्ष्मण रेखा लांघी। यूपी की बस्ती जिले के ये दोनों मनचले बाइक पर चलते हुए लड़कियों से छेड़खानी किया करते थे। इनकी करतूत योगी फोर्स के कानों तक पहुंची तो इनका भी इलाज होने में देर नहीं लगी। अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी। योगी आदित्यनाथ ने धमकीबाजों, मंचलों, बदमाशों और माफियाओं के ट्रीटमेंट के लिए अलग लेवल तय कर रखा है। यूपी में जो जैसा समझता है योगी फोर्स उसे उसी भाषा में समझाती है। और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में शुभेंदु के सीएम पद संभालने के बाद से अवैध रूप से प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों के बुरे दिन शुरू हो गए। अब बंगाल के बाद गुजरात में भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। एक ही रात में पुलिस ने अकेले अहमदाबाद से 150 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा और जो खुलासे हुए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। चेहरे ढके हैं, पहचान छिपाई हुई है जो कि अब एक्सपोज हो चुकी है। ये बात अलग है कि ये घुसपैठिए अब भी अपनी पहचान कैमरे से छिपाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लाइन लगाकर जिनकी परेड निकाली जा रही है, जिनके इर्द गिर्द रस्सी बंधी है, ये अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करके रह रहे बांग्लादेशी हैं। देखिए अहमदाबाद पुलिस ने इनकी कैसे परेड निकाल दी। पहली बार घुसपैठियों की रस्सी परेड निकली है। तस्वीरें अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच कैंपस की है, जहां शहर के 3 अलग अलग इलाकों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाया गया, उनकी गिनती की गई, उनकी परेड निकाली गई। अहमदाबाद पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत एक ही रात में कुल 166 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है, जबकि अब तक 300 से ज्यादा संदिग्धों को भी पकड़ा जा चुका है, जिनके दस्तावेजों की जांच जारी है। आरोप है कि ये लोग अवैध रूप से गुजरात में घुसे थे और यहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। कुल 30 से ज़्यादा टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर, एसओजी, स्थानिक की 10 टीमें बनाई गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की, टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर की और कुल 300 से ज़्यादा शंकास्पद आदमियों को और औरतों को और बच्चों को राउंड अप किया। उसमें से 166 जितने अभी तक प्रस्थापित हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं। ये कार्रवाई अहमदाबाद के चंडोला, गुलाब नगर और कोडियार नगर इलाके में हुई। तो खुलासा हुआ कि ये अवैध बांग्लादेशी एक ही जगह पर टिके रहने से बच रहे हैं, बल्कि ये लोग अब अपनी पहचान बदलकर शहर के अलग अलग इलाकों में किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ियों, होटलों में रह रहे हैं। इसलिए पुलिस पूरे शहर में एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान केवल अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में चल रहा है। भरूच पुलिस ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बड़ा तलाशी अभियान चलाया। जिले के कई अहम इलाकों में सघन चेकिंग की गई। इसी तरह सूरत में भी पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की तलाश में छापेमारी की और बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा भी। ये लोग सूरत में मजदूरी का काम कर रहे थे, लेकिन अहमदाबाद में पकड़े गए बांग्लादेशियों ने पूछताछ के दौरान हैरान करने वाला खुलासा किया। कबूल किया कि वो यहाँ कमाए गए पैसों को बांग्लादेश कैश में भेजते थे। इसके लिए दलालों का सहारा लेते थे, जो पहले पैसे कोलकाता भेजते थे और फिर वहां से बांग्लादेश भेजे जाते थे। ये भी पता चला है कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी बांग्लादेश पैसे भेजे जा रहे थे। पुलिस अब इन दलालों की तलाश में जुट गई है। साइबर क्राइम की टीमें भी इनके मोबाइल से मिले एप्लीकेशन की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली और इसका पॉश इलाका है मालवीय नगर। देसी विदेशी टूरिस्ट का यहां पर जमावड़ा रहता है, लेकिन आज की मनहूस सुबह मालवीय नगर में मौत बनकर बरसी। कई दशकों में दिल्ली ने ऐसी भयावह फायर ट्रेजेडी नहीं देखी होगी। लोग जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि तुरंत उस पर काबू नहीं पाया जा सका। और जब आग कंट्रोल में आई, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। जगह लेमन ग्रास होटल, मालवीय नगर, दिल्ली। वक्त सुबह के करीब 8:50। मालवीय नगर भयंकर चीखों से गूंज उठा। बचाओ बचाओ की दर्द भरी आवाजें लेमन ग्रास के होटल के कमरों से निकल दिल्ली को दहलाने लगी। 6 मंजिला इमारत धू-धू जल रही थी। आग इतनी भयानक थी कि दूर से काले धुएं नजर आ रहे थे। जो सोए थे आग की आगोश में आकर सदा के लिए सो गए। जो जागे थे वो जान बचाने के लिए भागे। जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर आए। लोगों को जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। विस्फोट कैसे कर रहे थे? जैसे कोई हथौड़ा मार रहे हैं, कोई वो बिजली आवाजें आ रही थी ब्लास्ट। अरे बहुत आवाज आ रही, इतनी आवाज आ रही थी, धुआं निकल रहा था, लोग गिर रहे थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटे, बहुत बुरी। गुद्दे, ये गद्दे पड़े हुए हैं, गद्दे ऊपर से पैसे गद्दे पे कूदाए हैं। जब ऐसे निकले ऊपर से कम से 5-6 इंसान कूदा है, ज्यादा मेरे सामने 5-6 इंसान कूद चुका है। आप थे तब वहाँ पे? हाँ मैं था। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर है। इलाज जारी है, लेकिन सब ऐसे खुशकिस्मत नहीं निकले। 21 लोगों की मौत हो गई। आग के तांडव की तस्वीरें देख कलेजा कांप जाएगा, लेकिन एक की जिंदगियां नहीं बचाई जा सकती, जिसमें कई विदेशी थे। आग कैसे लगी इसको लेकर भी 2 तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी। दूसरी थ्योरी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अब उन सवालों पर आते हैं जो हर फायर ट्रेजेडी के बाद उठते हैं और फिर धीरे धीरे किसी दूसरे हादसे के इंतजार तक सो जाते हैं, जैसा कि मालवीय नगर अग्निकांड में भी हुआ। देश की राजधानी के एक पौष इलाके में लगी ये आग उस लापरवाही की आग है जिसकी कीमत 21 परिवारों ने चुकाई। क्यों? क्योंकि सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर चल रहा था लेमन ग्रास होटल। ताजुब तो ये कि किसी को भनक तक नहीं लगी। आग लगी तो एक एक कर सारी खामियां बाहर आई। लेमन ग्रास होटल का ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। इसके तहत 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे बने थे। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आने जाने का एक ही रास्ता था, यानी कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। 6 कमरे की जगह आप देखा जाए तो तकरीबन 40 से 45 बना दी जाती हैं। सरकारें क्या कर रही हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, पार्षद क्या कर रहे हैं, उसके बाद एमसीडी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी क्या कर रहे हैं, कौन है, पुलिस क्या कर रही है, ये किस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है। और ये केवल एक मालवीय नगर की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा यदि देखा जाए तो दिल्ली में हर जगह पे इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है। कोई भी बिल्डिंग जिसको एनओसी चाहिए वो जो है लाइसेंस लेता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी रन करता है, तो वो जिस डिपार्टमेंट उसको जो लाइसेंस देता है वो हमारे पास भेजता है या बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास भेजती है, बिल्डिंग को रेफर करती है। इस बिल्डिंग का रेफरेंस हमारे पास अभी तक नहीं मिला है। जी न्यूज़ के सीधे सवाल, इस हादसे को मर्डर क्यों न कहें? 21 मौत के कितने गुनहगार? 6 की इजाजत थी, 25 कमरे कैसे बने हुए थे? बेसमेंट में किचन कैसे चल रही थी? फायर एनओसी के बिना कैसे चल रहा था होटल? बिल्डिंग में फायर एग्जिट क्यों नहीं था? हादसा होने तक सिस्टम सोता क्यों रहता है? मैं कई चीज़ें यहाँ पे देख रहा हूँ। बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं, बेसमेंट में ऑफिस चल रहा है। अलाउड है ही नहीं है। पहले भी वो करोल बाग वाला कांड हुआ तो उसके बाद भी ये चीज़ें चल ही रही हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई रोकता ही नहीं है। सब ले दे के सब जान पहचान से चले जा रहा है सब कुछ। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद भी सिस्टम सोता रहा। कायदे कानून ताक पर रख लेमन ग्रास जैसे होटल खुलते रहे तो फिर ऐसे हादसे होते रहे।
जिसके बाद शोक संदेश का खेल चलेगा, मुआवजों के मेल चलेंगे और दूसरा हादसा होने तक लोग भूल जाएंगे। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में नई सरकार के गठन के करीब 24 दिन बाद भी टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। बंगाल में रोजाना डंडा और अंडा चल रहा है। तोलाबाजी और कटमनी का गुस्सा अब टीएमसी के नेताओं पर फूट पड़ा है। भीड़ रोजाना किसी न किसी टीएमसी नेता और पार्टी दफ्तर पर छापा मार रही है। और अब तो बंगाल में अंडों की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई। बंगाल से अंडा गायब हो गया। टीएमसी के पूर्व विधायक पर अंडे से हमला। कालना में दीदी के तोलाबाज नेता को दादा की पुलिस ने धर लिया। कमर में रस्सी, पोस्टपोल वायलेंस केस का आसाम। किसी पर अंडे से अटैक तो किसी को पुलिस कमर में रस्सी बांधकर खींच रही है। ये टीएमसी के नेता हैं। इन पर तोलाबाजी, कटमनी, करप्शन का आरोप है। घर के सामने गाड़ी खड़ी, कुछ पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। तभी गेट खुलता है और एक शख्स गाड़ी में बैठता है, लेकिन उसी समय गाड़ी पर भीड़ का अंडा अटैक हो जाता है। 20 सेकंड में करीब 100 अंडों से भीड़ हमला कर देती है। गुस्साई भीड़ गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी निकल जाती है। अंडा अटैक की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की नैहाटी की, जिस पर भीड़ ने अंडे से हमला किया है वो टीएमसी के नेता सतन डे। पूर्व विधायक सतन डे मंगलवार को अचानक बाइक से पार्टी ऑफिस पहुंच गए। बाहर से पार्टी ऑफिस का गेट बंद कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सतन डे बैग लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। आरोपों के मुताबिक सतन डे पार्टी ऑफिस से कुछ बेशकीमती चीजों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी ऑफिस में टीएमसी के पूर्व विधायक सतन डे को देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने पार्टी ऑफिस को घेर दिया, टीएमसी के दफ्तर पर हमला कर दिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.